अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात कम और दरामदात ड्रामेटिकली इंक्रीज़ होती नज़र आ रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बरामदात वाला साल भी देखें तो उसमें पाकिस्तान की दरामदात मजमूई तौर पर साल के 12 महीनों के अंदर 85 अरब डॉलर क्रॉस करती नज़र आई। फिर बहुत बड़े मुतालबात नज़र आए और आने वाली नई गवर्नमेंट ने बहुत सारी कदगरें लगाई, दरामदात को कंट्रोल किया, स्क्वीज़ किया, इतना किया कि दरामदात कम होती हुई 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जबकि पाकिस्तान की मजमूई बरामदात भी कम हुई। लेकिन अब अगर देखें तो पाकिस्तान की जहाँ मौशी इशारे मुस्बत कहे जा रहे हैं, वहाँ दरामदात एक महीने सिर्फ अक्टूबर के अंदर गुज़श्ता महीना जो इख्तिताम पज़ीर उसकी रिपोर्ट आई है, इदारा शुमारियात की 6 अरब डॉलर क्रॉस करता हुआ रिपोर्ट हुआ है। अगर बरामदात देखें तो मजमूई तौर पर ड्रामेटिकली डिक्रीज़ है, और न्यू ईयर क्रिसमस का भी देखें तो उसमें भी कम होती नज़र आ रही है बरामदात, जो कि हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की पहली छमाही में भी कम रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक लम्हा फ़िक्री है। गुज़श्ता अक्टूबर के महीने भी देखें तो दरामदात बढ़ी हैं और बरामदात कम हुई हैं। शेख फारूक यूसुफ जो कि इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और ख़ुद फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत के सदर भी हैं, इनसे कुछ तफसीली गुफ्तगू करते हैं। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि हम दरामदात बरामदात ये आम आदमी का चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखें तो वो आम आदमी की जेब पर, खाने पर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि कम होती बरामदात और बढ़ती हुई दरामदात मुल्क के तजारती खसारे को बढ़ा रही है, जहाँ वहाँ मुल्क के मौशी इशारे वर्ल्ड बैंक कहता नज़र आ रहा है कि टेक्सटाइल का जो हिस्सा है, हुजम जो है वो GDP में कम हो रहा है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल बिल्कुल ठीक है। एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी जब ट्रेड डेफिसिट होता है तो वो इनडायरेक्ट और बहुत सारे शोबों में डायरेक्टली जो है आपकी मीशत को, वो आपकी इकॉनमी को मुतासर करती है और आम आदमी उससे मुतासर होता है। जब महंगाई होती है आपके तो हर बंदा जो रिलेट है वो मुतासर होता है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमेशा की तरह हम लैग करते हैं प्लानिंग पे, ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो जज नहीं करते, रियल स्टेक होल्डर्स को नहीं लेते। तो फिर ये होता है कि कभी तो हम बिल्कुल ऐसे बैरियर्स लगा देते हैं कि इंपोर्ट का एक दिन का भी जो है वो पाकिस्तान में ना आ सके। और कभी ये होता है कि जैसे अब आपने देखा है कि इस वक्त हमारी इतनी इंपोर्ट बढ़ गई है, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है, जिसको देखा जाए पिछले सालों में एक वाज़ेह फ़र्क के साथ हमारी इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई। तो मेरे ख़्याल से देखिए ये हिकमत अमली की और प्लानिंग का फुकदान है। हमने हमेशा ये बात की है कि एक विन विन पोजीशन होनी चाहिए और सिर्फ उन चीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं जो इंपोर्ट हो, ऐसी मशीनरी हो जो आके यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन को इन्हांस करे, आपके इनोवेशन आए और जिद्दत आए, जिससे आपकी मार्केटों में आप compete कर सकें। और ऐसा रॉ मटेरियल जिसको पाकिस्तान में ला के हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको बिल्कुल आना चाहिए, उसके लिए सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें जिससे कोई हमारी एक्सपोर्ट का ताल्लुक नहीं है, या हम ख़ुद की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, उस पे हमें गौर फ़िक्र करनी होगी हमारे हुकाम बाला को। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे हमारी इंडस्ट्री को तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो सकती है, ऐसी JV हो सकती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ये सब्जेक्ट बहुत मैं समझता हूँ तवील है, इस पर बड़ी गुफ्तगू हो सकती है कि JV जो है अब क्यों नहीं होती। अगला जब हम ऑफ़र्स करते हैं चाइनीज़, देखें 550 चाइनीज़ है फीडमेक में, लेकिन इसकी ये 5000 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि कैपेसिटी इज़ देयर, वहाँ पे कैपेसिटी है, जगह मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है। अब बैरियर्स कहाँ पे है, उनको साजगार माहौल नहीं मिल रहा। वन विंडो ऑपरेशन का ही नहीं, वन विंडो ऑपरेशन को हम कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री को जो है वो फैसिलिटेट करें। 32 किस्म के महकमे जब है वो आपको तंग करते हैं। आप अभी का एक सर्वे चेक करें तो आपको नज़र आएगा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो वो बंद करके जा रही हैं, जबकि हमने देखें, सिर्फ ये देखें कि मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि आप अपने एक्सपेंस को कम करने की बजाय अपने प्रॉफिट को इनक्रीज़ करें। ये कभी भी हल नहीं होता। अगर आज आपकी इंपोर्ट आ रही है, ठीक है, एक हम ज़रूर काम कर सकते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं आनी चाहिए। इंडिया जो है वो एक ऐसी टेक्सटाइल मशीनरी, आई नो वेरी वेल कि उसको उन्होंने 2.5 साल का टाइम लिया था, उन्होंने बैन कर दिया था उस मशीनरी को
क्योंकि वो ख़ुद बना सकते थे। सबसे पहले ये है कि ऐसी मशीनरी भी बन सकती है, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, क्योंकि इंडिया सूरत में अगर वो फैक्ट्री लग सकती है तो पाकिस्तान में भी लग सकती है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है कि वो इन्वायरमेंट देना, सस्ती बिजली देनी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने उनको विन विन पोजीशन पे देनी है कि वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं। और कहीं ना कहीं बिलाल ऐसी हज़ारों बातें ऐसी हैं जिनको हम गवर्नमेंट को बारहा डॉक्यूमेंट बना के दे चुके हैं। मैं ये भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सीरियस है, हमारी टॉप लीडरशिप जो है वो बहुत सीरियस है, उनके अमली इक़दाम नज़र आ रहे हैं। तो साहब ये कितना ज़रूरी है, एक चीज़ मासूम मैं कदा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ कि एक फैसलाबाद के ताल्लुक़ रखने हुए पाकिस्तान के सबसे फर्स्ट नंबर के एक्सपोर्टर हैं, वो अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत महंगा हो गया कॉस्टिंग में। गुल अहमद का एक यूनिट बंद होता है, पूरे पाकिस्तान में शोर मचता है, कॉस्टिंग महंगी। इस कॉस्टिंग की वजह से वो कह रहे हैं बाहर से दरामद करके चीज़ें सस्ती पड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या जेवीज़ को भी लेके आएँ? जब कॉस्टिंग इतनी महंगी होगी तो कौन यहाँ आके उस कॉस्टिंग को करके बाहर बरामदात की तरफ बढ़ेगा, जबकि आपको दरामद करके चीज़ सस्ती मिल रही है? देखें बिलाल, अभी जो मैं अपने प्रीवियसली आपसे भी बात कर रहा था कि हमने 12 गवर्नमेंट को एक डॉक्यूमेंट्स दिए। गवर्नमेंट के टॉप लीडरशिप जो है वो सीरियस है, लेकिन कहीं ना कहीं बैरियर उन तक भी हैं, उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही है चीज़ें। मैं लगता है मुझे ये मेरी ये फीलिंग है। लेकिन देखें, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपका सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन था कि जो इंडस्ट्री बाहर जा रही है, देखें अब कैसे ना जाए इंडस्ट्री जब आपको आज़रबाईजान के हमसे 5 सेंट में हमसे इलेक्ट्रिसिटी ले लें, तो आप जो है 1 विंडो ऑपरेशन ले लें हमसे, आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट ले लें। ये आपके लिए ये भी एक ख़बर हो गई कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमसे भी जो नीचे कंट्री हैं वहाँ पे इंडस्ट्री जा रही है, नाइजीरिया जा रही, एक शुगर मिल युगांडा में लग रही है और वो फैसलाबादी जी। तो ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं और हम इसके लिए निशानदेही कर रहे हैं। देखें, बीइंग प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर, हमारा काम है इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की खैर की बातें करनी और इसके लिए ऐसी मनसूबा करनी, ऐसी प्लानिंग करनी कि जिससे हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े और ये इंडस्ट्री यहाँ लगे। हम अपना भरपूर रोल अदा कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं और ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट के और अपने बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान, इंडस्ट्री के दरमियान। लेकिन बहुत सीरियस नोट पे कहीं ना कहीं हमें इसको बैठना होगा और बैठ के अमली, मैं ये बात जो बड़े पुरज़ोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि मीटिंग बराए मीटिंग नहीं, अमली जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। देखिए, मैं आपके तवस्सुत से एक बात करता हूँ कि जब तीसरा बड़ा चैम्बर है फैसलाबाद, इसको लूप में ना लिया जाए। आप एक 40B पे कमेटी बनाएं और जो 1 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करता है फैसलाबाद चैम्बर, और यहाँ की इंडस्ट्री वो 60% आप में एक्सपोर्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन देती है, सेकंड रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिटी हो और उस शहर का चैम्बर जो उस कमेटी में ना हो। तो जैसे कि हमने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 8 पहले वो 5 क्लैप्स कर चुकी हैं इकॉनमी की हमारी जो प्लान्स थे, अब 8 कमेटियां और बना दी गई और उस कमेटियों के अंदर भी कोई शामिल नहीं किया गया। तो मुझे ये बताएं फिर उन तक ग्राउंड रियलिटी नहीं पहुंचाई जाती। एक शख्स जो वफात पा गया है उसका नाम कमेटी में शामिल करके वज़ीर-ए-आज़म ट्रोल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्हें गलत गाइड। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ऐसा गैप है जो, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहते हैं। हमने देखा वो मलेशिया में गए, एक बड़ा अच्छा MOU करके आए मीट का, लेकिन फिर वही है कि कहीं ना कहीं उन तक चीज़ें नहीं पहुंच रही। देखें, मैं भरपूर आपके तवज्जो से ये मुतालबा करता हूँ कि आप फैसलाबाद चैम्बर को हर बोर्ड में, हर कमेटी में रखें। ये आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है, अगर आप इसको लूप में नहीं लेंगे तो मैं आपको दावा करता हूँ इस बात का कि आपकी इकॉनमी फैसलाबाद के बगैर कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। शेख फारूक यूसुफ मौजूद थे, बहुत ही तफसील से एक जुमला जो आखिर बोला बड़ा वज़नी था कि टेक्सटाइल
पाकिस्तान के मजमूई बरामदात में 60% से ज़्यादा हिस्सा रखता है। उस टेक्सटाइल के अंदर 60% से ज़्यादा हिस्सा फैसलाबाद रखता है। तो आप कैसे निगेट कर सकते हैं एक ऐसी हकीकत को जो कि ख़ुद बबांगे दोहल ऊंची आवाज़ में बोलती भी है और पाकिस्तान के मौशी इशारों के अंदर अपना हिस्सा डालती है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मजमूई बरामदात और दरामदात की, तो मजमूई बरामदात जो है अगर वो देखा जाए तो पिछले गुज़श्ता साल की बनिस्बत जो है वो कम होती नज़र आ रही है, जबकि 10 अरब 44 करोड़ डॉलर है। जबकि गुज़श्ता 4 महीने जो साल के थे स्टार्ट, वो 10 अरब 88 करोड़ डॉलर थी, यानी कि यहाँ कम हुई। और दरामदात के ऊपर देखें, सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने कमोबेश 3 अरब डॉलर की इजाफी दरामदात की है। और सिर्फ अक्टूबर के महीने के अंदर देखें तो 6 अरब डॉलर की दरामदात पाकिस्तान कर चुका है, जो कि पाकिस्तान की मजमूई मुआशी ट्रेड रिपोर्ट जो है डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। हमारे साथ नवीद अकरम शेख साहब मौजूद हैं, जो कि फैसल ईमान सनत तिजारत के SVP हैं, सीनियर नायब सदर। इनसे बात का आगाज़ करें। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं ये जो सिचुएशन इस वक्त, क्योंकि आप खुद एक एक्सपोर्टर हैं और आप टेक्सटाइल नहीं बल्कि फैसलाबाद में एक हट के फील्ड से व्यवस्था हैं, जो कि एक बहुत राइजिंग फील्ड है कन्फेक्शनरी की। आपके भी अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कुछ लोकल मैन्युफैक्चर्ड हैं, कुछ बाहर से मशीनरी आती है। तो क्या आप भांप रहे हैं कि ये बढ़ती हुई बरामदात तो तभी फ़ायदेमंद है जब आपकी दरामदात स्क्वीज़ होगी, लेकिन आपकी इंपोर्ट रिपोर्ट इतनी हैवी आ जाएगी तो फिर आगे जाके आप ट्रेड डेफिसिट GDP को कैसे ग्रोथ करेंगे बजट्स के अंदर जाके? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। देखें, इंपोर्ट हो रही है, अगर रॉ मटेरियल कोई भी इंपोर्ट हो रहा है वो तो रुकना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ना। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देती है, हमेशा एक्सपोर्टर को इनकरेज करती है, कुछ सब्सिडाइज करती है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन हमारे यहाँ कुछ उल्टा ही निज़ाम चल रहा है कि जो, जैसे कि मैं ही एज आ एक्सपोर्टर आपसे बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है 18%, और जब हम रिफंड क्लेम करते हैं तो हमें 16-17% वापस मिलता है। अच्छा, अब क्या किया गवर्नमेंट ने, फिक्स कर दिया है जी कि आपको 10% से ऊपर नहीं मिलेगा रिटर्न। अच्छा, कैपिंग कर दी है, एक SRO यूज़ किया है कि जितनी भी इंडस्ट्री है जो कि टेक्सटाइल से हटके है, नॉन जो रिलेटेड एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल से, उनके ऊपर कैपिंग कर दी गई है 10% की, ताकि आप जो है ना अब डिस्करेज हों और एक्सपोर्ट आपकी बंद हो जाए। और यकीन मानिए इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल के अलावा है वो इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं इस सिलसिले में लास्ट वीक गया भी था इस्लामाबाद, मेंबर साहब से मिला भी हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो ये एक्सपोर्ट और डाउन हो जाएगी। और इस वक्त जैसे कि हमारी इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमने जनरेट किया था, इस 8-7% से हम डाउन हो जाएंगे। तो जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं देखेगी, एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ेगी। इंपोर्ट की टेंशन तो एक तरफ, जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना तो हमारा कंट्री जो है वो डॉलर बाहर से नहीं मंगवाएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो आप क्या समझते हैं कि जिसे आपने कहा कि कैपिंग कर दी गई है, ये तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद अपनी फर्स्ट स्पीच में कह चुके हैं कि जब थ्रेश होल्ड काट के कुछ पैसे लेने जाते हैं रिफंड्स के, तो उसके अंदर भी 8% और 10% का कोटा रखा गया है। अगर नहीं देते तो आपको डेफर पेमेंट में डाल दिया जाता है। जब PM खुद एक अदारे के बारे में ऐसे कर रहे हैं, फिर उसको रिफ्रेम करना कितना ज़रूरी हो गया है, जहाँ इंपोर्ट को इनकरेज किया जा रहा है और एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया जा रहा है। आपके वाली बात बहुत सारे एक्सपोर्टर इस पर मुतालबा कर चुके हैं कि आप सेल टैक्स को ख़त्म करें, आप एक फिक्स फिगर लगा दें, 5% कटौती होनी है, ताकि हमें पता, तो हमने कैलकुलेशन करनी है, हमें ये नहीं पता हमारे रिफंड्स क्लेम कब तक वापस आने। अभी ये हो रहा है कि देखें, एक तो रिफंड मिल नहीं रहे, एक हमारा एक फास्टर निज़ाम था, आज से 2 साल पहले चल रहा था, हमें रिफंड जल्दी आते थे, हम और ग्रोथली अपनी एक्सपोर्ट पे करते थे। अब क्या हो रहा है, 6-6 माह से 8-8 माह से इंडस्ट्रीज़ को रिफंड नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैं खुद इस चीज़ का परेशान हूँ। और उसके बाद हमें फिक्स कर दिया गया है कि जी आपकी जो एक्सपोर्ट है ना, उसके अगेंस्ट हम आपको जो देंगे ना सेल्स टैक्स रिफंड, वो 10% देंगे। आप मुझे खुद बताएं कि किस तरह हम कम्पीट कर सकते हैं अपने कंपिटिटर्स को। इंडिया जो है, अब ये ऑन द रिकॉर्ड है, अपनी कन्फेक्शनरी पे रिबेट दे रहा है एक्स्ट्रा 15% ऑन अ बिस्किट, ऑन अदर फूड प्रोडक्ट्स 15% दे रहा है ताकि वो प्रोडक्ट्स बढ़ सकें। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, उन चीज़ों पे रिबेट दे दी जाती है जिसका कोई मतलब चक्कर नहीं है इसका करने का, और जो हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिसको हम महंगे दामों में बेच सकते हैं और हमारा नाम बन सकता है कंट्री का, उसकी क्या कर दिया गया जो है सेल्स टैक्स को कर दिया 10%, कोई रिबेट नहीं है हमारे ख़ास किसी बिस्किट वगैरह पे प्रोडक्ट पे। तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा।
हमारे इंडस्ट्री के बंदों को लेके कोई ऐसा फोरम बनाना पड़ेगा जाके हम तजवीज़ दे सकें। इंडिया में भी इसी तरह चल रहा है, वो इंडस्ट्रियों से सुनते हैं कि किस चीज़ की एक्सपोर्ट नहीं है, उसके ऊपर वो सब्सिडाइज देते हैं, और आज जहाँ वहाँ देखें उनकी कितनी एक्सपोर्ट है। तो ये बड़ा सीरियस देखना पड़ेगा वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म तो कहते हैं 5 हमारी इकॉनमी प्लान फेल हो चुके हैं, हमने 8 कमेटियाँ और बना दी हैं। उन 8 कमेटियों के अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो कि वफात पा गया था, फिर बहुत ट्रोलिंग हुई, उसका नाम बदला गया। लेकिन क्या समझते हैं वहाँ सारे वही बिग गन्स दोबारा आ गई हैं। मैं बिग गन्स इसलिए कह रहा हूँ, बिलाशुबा उन्होंने बहुत अच्छे से कारोबार चलाए होंगे, लेकिन वही तो 5 कमेटियों में पहले मौजूद थे जो पहले इकॉनमिक प्लान फेल हो गए हैं। तो फिर कौन लोग आएँ जो इकॉनमिक प्लान कैसा हो, क्योंकि आप खुद एक यंगस्टर हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं, आपने ग्राउंड लेवल से अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड किया है, कैसा इकॉनमी प्लान चाहते हैं पाकिस्तान के कारोबारी लोग, के पाकिस्तान के अंदर कारोबार फ्लरिश कर सके? देखिए, हमारी गवर्नमेंट को ना एक एक करके प्रोडक्ट्स को देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फुकदान है ना, जो मैं समझता हूँ, सिर्फ एक्सपोर्ट को देखा जाए तो टेक्सटाइल को लिया जाता है कि जी बस पाकिस्तान मीन ओनली टेक्सटाइल। लेदर को देख लें, काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत, हमारे यहाँ बहुत प्रोडक्शन है, हर चीज़ हम बना सकते हैं, लेकिन फोकस किया जाता है टेक्सटाइल को, रिबेट दी जाती है टेक्सटाइल को, रिफंड किए जाते हैं टेक्सटाइल को। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं गया जब यहीं FBR, उन्होंने ये कहा कि जी टेक्सटाइल का तो फास्टर में है क्योंकि वी आर सेटिस्फाइड। कन्फेक्शनरी को वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे कि ये वाकई एक्सपोर्ट होती है या नहीं होती, और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है जी ये वाकई इसकी मार्केट है एंड वी आर डूइंग दिस। और ये जब तक हम पॉजिटिवली नहीं देखेंगे, आप बिलीव करें एक्सपोर्ट नीचे जाएगी। तो फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आने वाले बजट के अंदर, आने वाली चीज़ों के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बढ़ रही है, जिसके अंदर एक चीज़ लिखवाई कुछ और जाती है, मंगवा कुछ और ली जाती है, वहाँ कहा जाए फेसलेस सिस्टम आ रहा है, बहुत सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वज़ीर आज़म की सतह के ऊपर लैप है या उन्हें गाइड करने वाले किसी और रास्ते पे गाइड करते हैं? देखिए बिलाल, चाहिए कि चैम्बर्स को भी उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि चैम्बर एक ऐसा फोरम है जहाँ पे सारी इंडस्ट्री आके जो है ना अपने इश्यूज डिस्कस करती है, अपने मसले बताती है। तो जब तक वो चैम्बर्स को बीच में नहीं लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से बजट भी अगर किसी और कोई ऊपर से आके आपको डिक्टेट कर देता है, तो मेरे ख्याल से हम पॉजिटिवली नहीं कर पाएंगे। तो चैम्बर्स को लें, चैम्बर्स में इंडस्ट्री हैं, हम इंडस्ट्री के नुमाइंदे ही आके बैठे अपने काम छोड़ के इधर, हमसे मशवरे लें, हम बताएंगे, क्योंकि हम फेस कर रहे हैं इशूज़। हम इंटरनेशनली जब जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, हमें क्या इशूज़ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम यही चाह रहे हैं हम डिस्कस करें। और इंशाल्लाह ताला हमारे कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, हमारी प्रोडक्ट्स में बहुत पोटेंशियल है, बस जो इश्यूज़ थोड़े बहुत आ रहे हैं, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए हमें गवर्नमेंट की, बहुत थोड़ी सी, फिर आप देखेंगे एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ SVP मौजूद थे। एक बड़ी ख़ास पॉइंट उन्होंने कहा जो कि इंटर रिलेटेड है पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म के उड़ान पाकिस्तान से, कि अगर आप $60 अरब 4 सालों में अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो ग्राउंड प्रोवाइड करना होगा, जो कि टेक्सटाइल तो अपनी कैपेसिटी पे चल रही है, मोर मसल्स दिखाना भी चाह रही है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री को देखें जहाँ पाकिस्तान के पास कुशन मौजूद है, और ख़ास तौर पर फास्टर सिस्टम और रिफंड्स और DLTL जो कि कम वेश 200 अरब से ज़ायद के इस वक्त पेंडिंग मौजूद हैं। अगर वो दे दिए जाए तो इंडस्ट्री उसके वो सरप्लस करके मूव ऑन करेगी। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात करें पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात के ऊपर, हमारे साथ मोहम्मद तैयब मौजूद हैं और मैं इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तैयब भाई, आप कैसे देखते हैं, आप खुद एक्सपोर्टर हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उन ममालिक में कर रहे हैं जब पाकिस्तान का शेयर कम है, लेकिन आप पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का फिगर वहाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दरामदात ड्रामेटिकली इंक्रीज़ है और बहुत ह्यूज फिगर्स आ रही हैं, जबकि एक्सपोर्ट डिक्लाइन में है। क्या रीज़न्स क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने इसका जो टारगेट सेट किया वो तो $60 बिलियन का कर दिया, 4 साल का उड़ान लेकिन उसमें अब उसके उन्होंने पैरामीटर्स क्या अडॉप्ट किए हैं या उन्होंने फैसिलिटेशन क्या की एक्सपोर्टर के साथ, वो भी एक काबिल गौर हमारा है कि उस पर भी गौर करना है कि सिर्फ टारगेट सेट करना इज दिस नॉट इनफ। अब अगर नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में काम करें, हमारी एक्सेस बहुत कम है। अब मैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे अब वो हमें हमारे हमसाए मुल्क से बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है। अब वो आप समझ लें कि उन्होंने अपने बैंक वहाँ खोल दिए हैं, उनके इंपोर्टर्स को वहाँ अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो वो अपना हमसाया मुल्क हमारा क्या कर रहा है, वो अपना बैंक की ब्रांचें वो इतनी ज़्यादा उसने वहाँ लगा दी हैं कि वो लोकल करेंसी में पैसा दे के वो कहते हैं भाई आपकी शिपमेंट आ जाती है, और हम लोग उस डॉलर के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस टाइम जो रिसेंटली हमें एक और प्रॉब्लम है, हमारे रिफंड्स का बहुत बड़ा इशू है, जो हम बड़े सालों से कहते जा रहे हैं, वो कभी रुक जाता है, कभी निकल आते हैं, लेकिन इस टाइम फॉर द टाइम बिंग भी ऐसा सिचुएशन है। अब बहुत से एक्सपोर्टर हमारे ऐसे हैं जो छोटे एक्सपोर्टर हैं, मतलब कि
SME एक्सपोर्टर हैं, उनकी वॉल्यूम कम होता है एक्सपोर्ट का। अब उनको प्रॉब्लम सब ज़्यादा फेस करना पड़ा है। उन्हें फास्टर सिस्टम से ना, जैसे अगर उनकी एक्सपोर्ट कम होती है वो फास्टर से निकाल कर उन्हें मैनुअल में ले आते हैं। अब मैनुअल का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है कि जनाब इतने अरसे में या 15 दिन में या महीने में 2 महीने आपको क्लियर कर देंगे। एक साल हो गया जी, जो अब कई मेरा 8-10 मिलियन पैसा भी मेरा भी रुक गया। मतलब कि वो उसको क्लियर नहीं कर रहे, मतलब कि वो किसी के काम का नहीं है। जब SME एक्सपोर्टर के लिए फाइनेंशियल क्रंच सबसे बड़ा मसला होता है, जब तक उसमें से वो नहीं निकलता हम एक्सपोर्ट अब बढ़ाने की हम कैसे बात कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी इशू है कि आपका रिफंड को जो है ना जी लाजमी इसको ना क्लियर करवाया जाए। तो तैयब साहब, आपके समझते कि एक तो आपने रिफंड का है, दूसरा कॉस्टिंग कितनी मैटर करती है, जहां पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े एक्सपोर्टर जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो बाहर किसी और कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी फर्म्स बंद हो रही हैं। अब नज़र ये आएगा वो बंद हो रही हैं, लेकिन देखा ये जाए वो इंपोर्ट करके ऑनलाइन सेल के ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ कॉस्टिंग बहुत महंगी पड़ी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारी जब हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंज आएगा। अब हमारी लोकल जो परचेज हमारे हर वक्त तो हम किसी ना किसी क्राइसिस में रहते हैं। कभी गंदम का क्राइसिस आ गया, कॉटन का क्राइसिस आ गया। एक साल हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होते हैं एक कमोडिटी को, अगले साल हम वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि ये पिछले को 15-20 सालों से मैं जब से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अब हम यही चीज़ देखी जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी का बहुत बड़ा लैक है यहाँ पर। जब तक हम उसको एक पॉलिसी आज नहीं बनाते, हम एक्सपोर्ट पॉलिसी ज़रूर बनाते हैं, हम पूरा एक अपना 5 ईयर का प्रोग्राम ज़रूर बनाते हैं, हम एक्सपोर्ट का टारगेट ज़रूर सेट करते हैं, बट उसके लिए जो पैरामीटर्स अडॉप्ट करने होते हैं वो नहीं करते। तो वो बहुत ज़रूरत है कि इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए कि हमने एक्सपोर्टर्स को लेके कैसे चलना है कि हमारी ये उसमें ग्रोथ हो हमारी एक्सपोर्ट में। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तैयब हमारे साथ मौजूद थे, मियां इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं जो कि हौजरी मैन्युफैक्चर से वाबस्ता हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लोकल कारोबार कर रहे हैं। मियां साहब, क्या बात है कि आप कह रहे थे कि लोकल मार्केट इतनी कैपेसिटी आपकी रखती है कि आप सदर रहे वहाँ कि हमें अलाउ किया जाए हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ तो एक्सपोर्टर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं। तो लोकल मार्केट के अंदर इस वक्त क्या पेनिट्रेट कर रहा है और लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके हालात क्या हैं? जी ज़बरदस्त, आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लेकिन यार मुझे जो इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही। ये इंपोर्ट पे तवज्जो दे रहे हैं, हालांकि आप जिस मुल्क की भी देखेंगे ना जो तरक्की है वो एक्सपोर्ट पे है। वो पैसा आएगा तो आपका GDP बढ़ेगा ना भाईजान। ये कैसे हो सकता है? जो इधर आप सॉक्स बन रही है, जो हाउसेस की आइटम्स बन रही है, बेडशीट बन रही है, आप दूसरी गारमेंट्स देख लें, टेक्सटाइल देख लें, अगर हर चीज़ इंपोर्ट करनी है तो हम कैसे चलेंगे? जो इधर कारखाने हैं फिर वो बंद कर दें, क्या करें? मुझे भी इन चीज़ों का जवाब देना। घर बैठा अगर कोई बंदा या बीबी ऑर्डर्स कर रही है बेडशीट का, सॉक्स का, अदर आइटम का, उसे क्या पता ये पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है या चाइना की है या जिस अदर कंट्री की है, लेकिन उसे तो जो पाकिस्तान में तो अच्छी चीज़ बनती है, कॉटन अच्छी है, इसकी मशीनरी अच्छी है, यहाँ की लेबर, ये रोज़गार बढ़ेगा यार। इस पर तो ज़्यादा एक्सपोर्ट का मैं तो चाहता हूँ जी, एक्सपोर्ट पे आपको प्राइमरी लेवल पे आना चाहिए। गवर्नमेंट को लोगों को बताना चाहिए एक्सपोर्ट कैसे बढ़ती है, ताकि जो छोटे लोकल यूनिट हैं वो भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमारे मुल्क में पैसा ला सकें, खुशहाली बढ़े। मियां साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन ऑर्डर है, ऑनलाइन मार्केट एक बहुत बड़ा शेयर डेफिनेटली रखती है। मतलब पहले आपके लोगों को दुकानों से आके सॉक्स, वेस्ट और इन चीज़ों को बाय करते थे, अंडर गारमेंट्स बाय करते थे, अब वो ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि जब ऑनलाइन चीज़ उनके पास जाएगी वो तो प्राइस देखते हैं कि कितने की है। अब वो पाकिस्तान के अंदर महंगी पड़ी है तो बाहर से डेफिनेटली फिर आएगी, लेकिन इसका नुकसान हमारी लोकल मंडियों के ऊपर क्या पड़ रहा है? बिल्कुल, इसका तो बहुत नुकसान है। इसके ऊपर यही है कि लोगों के कारोबार रुक रहे हैं। वजह इसके लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सेस के मतलब, यूनिट बिजली के रेट के मतलब और कॉटन के मतलब पॉलिसी बना के दे कि आपको ये चीज़ें इंटरनेशनल मंडियों से भी कम मिलेंगी, लेकिन इधर तो महंगी मिल रही हैं। लोग कैसे इसको कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि जो इम्पोर्ट की इसकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इस वजह से लोकल कारखाने, लोकल हौजरी, लोकल जितनी गारमेंट सेक्टर हैं, टेक्सटाइल है, उसका भी ग्रोथ बढ़ेगी। चाहिए तो मैं ये था ना कि हमारी कोई वो प्राइमरी सतह पे समझाते, लोगों को इकट्ठा करते, बिज़नेस काउंसिल आते और हमारा हर बंदे का एक्सपोर्ट का यूनिट्स बन जाता है लोकल से। लेकिन इस मुल्क में तो जो आपने इंपोर्ट का सिस्टम ओपन कर दिया है, इससे तो मुझे वो छोटे कारखाने बंद दिखते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। मियां इम्तियाज़ साहब मौजूद थे, वो कह रहे कि इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं, कॉस्टिंग जो इतनी महंगी और इतनी एक्सपेंसिव हो रही है, जिसके अंदर एनर्जी कॉस्टिंग है, जिसके अंदर दीगर जो ख़ास तौर पर जो मसनूआत के लिए ख़ाम माल इस्तेमाल किया जाता है, इतना महंगा हो चुका है कि जब उसे दरामद करना पड़ता है वो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर पिट रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ साबिक सेनेटर चेयरमैन अबूमा आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की बरामदात मजमूई तौर पर डिक्लाइन है,
जबकि दरामदाद बहुत बड़ी तादाद में मैं इसे ड्रामेटिकली कह रहा हूँ इंक्रीज़ हो रही है। हम अगर उस दौर की बात करें पीटीआई की, जहाँ हम कहते हैं बरामदाद बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ऊपर गई, वहाँ भी हमारा 85 अरब डॉलर की दरामदाद थी। क्या ये कामयाबी है बरामदाद का बढ़ना और साथ दरामदाद का ऊपर चले जाना? अगर हम मजमूई बरामदाद के साथ साथ देखें तो सिर्फ अक्टूबर के महीने में 40 महीनों की रिकॉर्ड दरामदाद हुई है 6 अरब डॉलर से ज़ायद की। क्या हम ये बर्दाश्त और ये पाकिस्तान की फेवरेबल इन्वायरमेंट है मौशत के लिए, और ये इंडिकेटर्स जो हैं हमें तरक्की की तरफ लेके जाएंगे या तनज़ली की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो आज डाटा आया है 12 अरब डॉलर पे हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और ये एक साल में अगर इसी तरह रहा तो ये 36 अरब डॉलर हो जाएगा। इसमें अब बड़ी वजह जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। मेरे ख्याल में इसकी बड़ी वजह जो करेंसी का फ़िक्स कर देना है, हमारी करेंसी को मार्केट पे छोड़ना चाहिए। अब जब आपकी करेंसी इस तरह आर्टिफिशियली कंट्रोल होती है तो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती है। पाकिस्तान के अंदर जो है जिस कदर महंगाई है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मुश्किल है, एनर्जी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तो अब एक्सपोर्ट्स उस हवाले से अगर महंगी हैं तो करेंसी उसको एज बिल्कुल नहीं दे रही। आपकी करेंसी दिन ब दिन PKR जो है वो आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो मैं तो इसमें सबसे बड़ी वजह करेंसी को कहूँगा कि जिसकी वजह से आज हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रही हैं, और दिन ब दिन आप देखें ना, ये जुलाई से ऐसे बन रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह वो डाउनवर्ड जा रही हैं। तो इसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो है हमारा फिर ये मामला बढ़ता जाएगा। अगर हम कमेटियों की तरफ देखें, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं एक तरफ कि हम इकॉनमिक प्लान बनाना चाहते हैं, 8 कमेटियाँ बना दी गई, 5 इकॉनमिक प्लान फ्लॉप हो चुके हैं, लोग शामिल किए गए, उस पर ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं। अच्छा, उन कमेटियों की भी बात आप सुने कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या लार्ज स्केल जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 75% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन SMEs का रोल अबाउट 25% है। जितने भी बोर्ड बने हैं उस सारे बोर्ड्स में एक तो रिपीट है लोगों की, जो लोग एक बोर्ड में बैठे हैं वही लोग दूसरे बोर्ड्स में बैठे हैं। किसी बोर्ड में भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई SME का नुमाइंदा नहीं लिया। तो जब हम स्टेक होल्डर हैं और 25% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर नुमाइंदगी भी हमारी होनी चाहिए। जो अमली मसाइल हैं, जो SMEs फेस कर रही हैं, वो हम इन मीटिंग्स में जाएंगे तो बताएंगे ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इन जो बोर्ड्स बन रहे हैं, ये जो ज़ाहिर है उनकी इंटेंशन है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इसमें हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बोर्ड्स बनाते वक्त स्टेक होल्डर की भी नुमाइंदगी रखें और ख़ास तौर पर SMEs की भी नुमाइंदगी। आरिफ साहब, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म संजीदा है, ये बात बिल्कुल सच है, बारहा कोशिश कर रहे हैं, बारहा प्लान्स देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ख्याल है आपके कि एनर्जी रेट इतने हाई क्यों? क्या एनर्जी रेट इसकी वजूहात हैं कॉस्टिंग के? क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूनिट्स बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शायद उन्हें दरामद करके वो चीज़ ज़्यादा सस्ती पड़ी है और वो ऑनलाइन बेच लेते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू कि वो बाहर से वो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें। देखिए, इसमें ये बात, इसका जवाब बड़ा सिंपल नहीं है, यस में नहीं है, ये पूरे एक पैकेज की बात है। एनर्जी रेट्स कुछ कम भी हुए हैं, लोग सोलर पे भी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इसमें चीज़ें और भी हैं। आपकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इतनी ईजी नहीं है इस वक्त, वो भी मसाइल हैं, एनर्जी के मामला हैं। हमारी चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है, हम चीज़ों में इस वक्त वही ओल्ड कन्वेंशनल मेथड पे, पुरानी मशीन्स पे काम कर रहे हैं। मंडियाँ भी वही रवायती हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। तो इसमें भी हमें चाहिए कि हम कोई प्रोडक्ट भी डाइवर्सीफाई करें। प्रोडक्ट में जिन कंट्रीज़ में आपके हमसाया ममालिक ने में अपनी प्रोडक्ट्स को अपग्रेड किया है, वो अपना माल बेच रहे हैं, और इसी तरह नई मंडियों की तरफ भी अगर हमारी रसाई हो तो वहाँ भी हम जाके अपना माल बेच सकते हैं। हमें रवायती मंडियों से निकलना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही आरिफ हसन मलिक साहब एक कमेटी के हमरा जो है ब्लूक अफ्रीका से होकर भी आए हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म का विजन है, और आई थिंक सो इसकी तरफ बढ़ा जाए तो पाकिस्तान की ड्रामेटिकली डिक्रीज़ होती बरामदा जो उसे भी बचाया जा सकता है, और एक नया विजन और नई सोच को प्रमोट किया जा सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।